नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में जाना। आज हम भारतीय संविधान में प्रवेश करें उसके पहले भारतीय संविधान अगर आप किताब खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर आपको भाग दिखाई देंगे, उसमें कुछ अध्याय होंगे, हर भाग में अनुच्छेद होंगे और जो कि क्लॉज और सब क्लॉज में बटे होंगे। फिर अंतिम में आपको कुछ अनुसूचियाँ दिखाई देंगी, शेड्यूल्स। भाग शुरू में 22 हुआ करते थे, ठीक है, अब 25 हो गए हैं। अनुच्छेद जब संविधान लागू हुआ उसकी बात हो रही 395 के करीब थे, अभी 450 के करीब हैं। वहीं अनुसूची यानी शेड्यूल्स संविधान लागू होने के समय 8 थी, अभी 12 हो गई हैं। आइए ज़रा डिटेल में देखते हैं। देखिए पहले कहाँ से कौन से भाग जुड़ते हैं। 7वें संविधान संशोधन से राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो उसमें क्या करते हैं कि भाग 7 और भाग 9 एक्चुअली शुरू में राज्यों का एक बंटवारा रहता है, तो भाग 7 में बड़ी रियासतें शामिल रहती हैं और भाग 9 में कुछ अर्जित क्षेत्र रहते हैं। तो राज्यों का जब पुनर्गठन होता है तो केवल स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश में ही बांटा जाता है। उसके पहले 4 विभाजन थे, तो उनमें से 2 हटा के 7 और 9 को, बाकी 2 रखे रहते हैं, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश। तो शेष जो है 20 बचते हैं हमारे पास। फिर 42वें संविधान संशोधन से भाग 4A जोड़ा जाता है, यानी मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, और साथ ही 14A जोड़ा जाता है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। तो इस प्रकार से टोटल भाग कुल भाग हो जाते हैं 22। 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज आता है तो भाग 9 रीइंस्टेट होता है, ठीक है, पंचायत के रूप में। अब 23 हो गए। 74वें संविधान संशोधन 1992 से भाग 9A नगर पालिका। 24 फिर 97वें संविधान संशोधन 2012 से भाग 9B सहकारी समितियां आती हैं और कुल 25 होते हैं। एक बार हम लोग भागों को देख लेते हैं। देखा जाए तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A जैसे मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से आता है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 51A अनुच्छेद, 51 का अनुच्छेद जो है से जुड़ा हुआ है। भाग 5 संघ है, ठीक है, इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, न्यायपालिका, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक यानी कैग जो है 148 से 51 तक इसका जिक्र है। फिर भाग 6 देखें, राज्यों के बारे में है। तो ये 152 से 237 के बारे में, इसमें भी साधारण जानकारी, कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करता है जो उसकी। फिर राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में हैं। भाग 7 जैसा मैंने पहले बताया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन होता है, तो उसके द्वारा ये निश्चित कर दिया जाता है। पहले इसमें भाग खा के राज्य करके एक श्रेणी थी, वो हुआ करते थे, अनुच्छेद 238 से संबंधित था, वो निश्चित हो जाता है। ऐसे ही भाग 8 देखें, संघ, राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, 239 से 242 तक इसके अनुच्छेद हैं। भाग 9 में पहले जो है 7वें संविधान संशोधन से ये हटा दिया गया रहता है, भाग 9, इसमें भी अर्जित राज्य क्षेत्र रहते थे, भाग दा के राज्य आप कह सकते हो एक तरीके से, तो सॉरी घ के। तो अब जो है इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायतें आ जाती हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से 243O तक संबंधित है, ठीक है। फिर भाग 9A है, ये नगर पालिकाएँ इसमें हैं, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है 1992 में। इसमें भाग 243B से 243 या 6 है, ठीक है। ऐसे ही भाग 9B सहकारी समितियाँ, ये 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 से आता है। इसमें भाग 243 या जा से 243 या ना है, ठीक है।
इसी भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में 244 का इससे संबंधित है। वहीं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इसमें अध्याय 1 विधायी संबंधों, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों के बारे में, ये 245 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद। इसमें ये जो आप कह सकते हैं कि ये केंद्र राज्य संबंधों के आर्थिक संबंधों के बारे में, एक तरीके से आप एक्सटेंशन कह सकते हैं ही संबंधों का, पर भाग 12 ही अलग ही समझिए इसको। 264 से 301 अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 उधार लेना, अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले ये संविधान के आर्टिकल 31 में मूलाधिकार हुआ करता था, पर इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया जाता है और एक ये सामान्य अधिकार बन जाता है कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक है, ऐसे ही भाग 13, ठीक है, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में है। ठीक है, अध्याय 1 सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन 308 से 323 से संबंधित है। भाग 14A अधिकरण 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है। ठीक है, 323A और 323B से जुड़े हैं। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों हेतु संबंधित प्रावधान, विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आरक्षण वगैरह किया गया है विधायिकाओं में, विभिन्न आयोगों की बात की गई है। 330 से 342 अनुच्छेद इसमें आते हैं। फिर भाग 17 ये राजभाषा संबंधित है 343 से 351। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, न्यायालयों की भाषा और कुछ विशेष निर्देश दिए गए, डायरेक्शन दिए गए हैं। भाग 18 आपात उपबंधों के बारे में, इमरजेंसी के बारे में 352 से 360। XIX यानी कि 19 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस टाइप का है 61 से 67। भाग 20 संविधान का संशोधन 368। भाग 21 कुछ अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध हैं 369 से 392 तक। और वहीं भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और कुछ निरसन के बारे में 393 से 395। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि भले ही यह भाग हमारे पास कुल 25 हो गए हैं, पर नंबरिंग के सेंस में अभी भी भाग कितने हैं? अंतिम 22 ही हैं और अनुच्छेद अभी भी अंतिम 395 में ही है। ठीक, अब बात करते हैं अनुसूचियों की यानी शेड्यूल्स की। मूलतः 8 हुआ करती थी, अब जो है 12 हो चुकी हैं। ठीक है, पहले में संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व क्षेत्रों के बारे में है। दूसरा वेतन के बारे में। तीसरा शपथ कौन क्या लेगा, बड़े संवैधानिक अधिकारी। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों की सदस्य संख्या क्या होगी। ठीक है, ये 5 में शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है, शेड्यूल एरियाज। 6ठे में जनजाति एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के ट्राइबल एरियाज को देखिए यहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज हैं इनमें कुछ ऑटोनॉमी दी गई, इनमें ऑटोनॉमी थोड़ा ज़्यादा है। कुल ऐसे 10 ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे जिनको दिया गया है। हाँ, जैसे कहीं मेघालय में गारो खासी जयंतिया क्षेत्र है और एक असम में कार्बी आंगलोंग और तमाम क्षेत्र हैं। ठीक है, 3 सूचियाँ हैं, 7वीं सूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। हाँ, केंद्रीय सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। केंद्र में 100, पहले 97 थे, बढ़ के 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे, 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए हैं। हुआ क्या कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षी संरक्षण संबंधित, भार व माप तौल से संबंधित और न्याय प्रशासन से संबंधित कुछ विषय, ये जो है राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 कम हो गए, यहाँ 5 बढ़ गए हैं। और यहाँ पे 3 कुछ नए विषय है, सेवाओं के कुछ टैक्स लगाने से तमाम के कुछ नए विषय जुड़े हैं। भाग 8 देखें, भाषाओं के बारे में संविधान में मेंशन है। शुरू में 14 हुआ करती थी, अब 22 हो गई। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया जाता है, इसमें 15 हो गई। 71वें 1992 द्वारा खोखड़ी, मणिपुरी और नेपाली शामिल होती हैं, 18 हुए। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शामिल होती हैं, तो कुल 22 हो जाती हैं। 9वां संविधान संशोधन
ये भूमि सुधार से संबंधित है। उस समय भूमि सुधार के प्रयास चल रहे थे, क्योंकि जमींदारों के पास, राजाओं के पास रियासतें थी, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो एक सीलिंग कानून आया और तमाम जो भूमियाँ थी वो जब्त हुई, और जनता में बराबर बांटने के उद्देश्य से ये था कि एक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय स्थापित हो। तो ऐसा करने के बाद फिर इसको जो है कुछ बनाए गए, तो लोग कोर्ट जा रहे थे बार बार, जमींदार लोग होते थे, क्योंकि ज़मीन जब्त हो रही थी, तो कोर्ट गए, तो उस पर जो है कोर्ट ना जा सकें, उन्होंने पहले संविधान संशोधन किया गया 1951 में, और भूमि संविधान, और इससे क्या 9th शेड्यूल जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन से, और उसको नो जुडिशियल रिव्यू, कि मतलब इसमें न्यायालय जो है कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर जो भी चीज़, जो भी कानून 9वें शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, 9वीं सूची में डाल दी जाएंगी, उस पर जो है क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू की न्यायालय की शक्ति समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि संसद का जो भी संशोधन होगा वो अंतिम होगा। तो ऐसा चलता रहा। तो अभी वर्तमान में 284 से प्रविष्टियाँ, पर हुआ ये कि 1973 में क्या होता है, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की धारणा दी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है कि कोई भी संविधान संशोधन जो है संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बाद में फिर वामन राव केस आता है 1981 में, ये कहता है कि संविधान कि केशवानंद भारती केस के बाद से, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी प्रविष्टियाँ 9वें शेड्यूल में डाली जाती हैं, तो उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि अगर कोई भी प्रविष्टि 9वें शेड्यूल में डाली जाती है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। हालांकि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो डाल दी गई हैं, उसमें अब उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 डेडलाइन या कट ऑफ है, उसके बाद की सभी विधियों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दल बदल विरोधी कानून है। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए, हुआ ये था कि देखिए 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। दिसंबर 84 में चुनाव होते हैं, उनके पुत्र राजीव गांधी जी को बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। 414 सीटें लगभग प्राप्त होती हैं उन्हें। और उस समय स्थिति ये थी कि दल बदल बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। लोग जो है अपनी इस पार्टी से उस पार्टी में चले जा रहे थे, तो सरकार का तत्कालीन बहुमत बना रहे, इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है। इसमें दो बातें रहती हैं ओरिजिनल में, 56 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जो बातें रहती हैं कि अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो कम से कम 1/3 लोग उस पार्टी के एक साथ छोड़ें तभी पॉसिबल है, और अगर दूसरी पार्टी में मर्ज करना है तो कम से कम 2/3 लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। छोड़ने के लिए 1/3 और मर्जर के लिए 2/3 लोगों की। पर 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है और कह रहा है कि अगर आपको छोड़ना हो या मर्ज करना हो, दोनों ही परिस्थितियों में 2/3 बहुमत यानी 2/3 सदस्य जो है एग्री करने चाहिए, तभी जो है आप दल बदल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा, जब आपको थोड़ा बेसिक्स और अच्छा समझ में आ जाएगा तो बेहतर समझ पाएंगे विप क्या होता है और दल बदल क्या किस किस सिचुएशन में माना जाता है, ठीक है। अगला क्या है 11वीं अनुसूची, ये भी कब आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से आती है। इसमें पंचायती राज, ठीक है, ऐसे 29 विषय दिए गए पंचायती राज से संबंधित, जिसपे पंचायतों को काम करना चाहिए, ठीक है। ये जो है राज्यों के हाथ में है कि ये विषय इनको दे दें काम करने के लिए स्टेट्स। ऐसे ही 12वीं में, चूँकि 74वें संविधान संशोधन 1992 से आई थी, 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को कि आप इस विषय पे नहीं काम करना चाहिए, और राज्य डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये अनुसूचियाँ शेड्यूल्स लाए क्यों गए हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें दोहराई जाने वाली होती हैं, ठीक है। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसा लास्ट में इन्होंने दे दिया है कि आपको जब भी रेफरेंस लेना हो संविधान पढ़ते हुए किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो साथ ही संशोधन जब होते हैं तो कई बार पृष्ठ संख्या बदल जाती है, उसमें बदलाव ना हो, फिर एक ही तरीके की चीज़ें साथ रहें, हाँ। और कई बार अगर आप बीच में दूसरा डाल देते हैं नॉलेज के लिए, तो निरंतरता टूट जाती है, वो ना टूटे, अपेंडिक्स की तरह काम करता है। विभिन्न स्पष्टीकरण इसमें दिए गए हैं, कुछ विशेष प्रोविज़न दिए गए हैं, नो जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है, कुछ फैक्ट्स ऐसे दिए गए हैं। तो यह तमाम रीज़न है जिस वजह से
शेड्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो हर शेड्यूल किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ता है कहीं ना कहीं तरीके से, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रथम अनुसूची ये राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच जुड़ी हुई। दूसरी अनुसूची जहाँ पे उपलब्धियां या वेतन की बात की गई संवैधानिक पदों पे, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति व सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और कैग, इन सबकी वेतन उपलब्धियों की बात की गई है। ये अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ है, जैसे कैग का हो गया और जैसे ही तमाम है। बहरहाल ऐसे ही तीसरी अनुसूची जैसे देख लीजिए, ये शपथ के बारे में है। कौन संघ के मंत्री क्या शपथ लेंगे, जो सांसद हुए हैं वो क्या लेंगे, संसद के सदस्य। हाँ, ये सांसद हो गए। ये जो है आपको अगर चुनाव लड़ना है, आप उम्मीदवार भरो उसके लिए भी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या लेंगे, कैग क्या लेंगे, राज्यों के मंत्री क्या लेंगे, राज्य विधानमंडल के लिए जो उम्मीदवार हैं विधायक बनने के लिए, विधायक लोग क्या लेंगे, फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या लेंगे। ये सारे अनुच्छेद उससे संबंधित हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये 4(1) और 80(2) संबंधित है इससे। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण या अनुच्छेद 244(1) संबंधित है। 6 शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं TM 242(2)(275)(1). 7वीं अनुसूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 246 में अनुच्छेद में। 8वीं अनुसूची भाषाएं, 344(1), 351। 9वीं अनुसूची आर्टिकल 31 खा में 9वीं अनुसूची का जिक्र है। साथ ही 10वीं अनुसूची 102(2) एवं 191(2) में ये केंद्र संसद और विधानसभा और विधान परिषदों के केस में। 11वीं अनुसूची 73 से जोड़ी गई थी और ये 74 से, ये जो है 243G से संबंधित है, 243W, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। आज हम लोगों ने संविधान का वर्गीकरण देख लिया। अगले हफ्ते से या मंडे से, संडे को क्विज रखेंगे और मंडे को जो है हम लोग प्रॉपर अनुच्छेदों में आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे, भाग 1 अनुच्छेद 1। धन्यवाद।